बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PSX हॉटलाइन में खुशामदीद। मैं हूँ फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, आज की मार्केट मुख्तलिफ रही। आज की मार्केट अप और डाउन दिखती रही। आज की मार्केट में जब प्रेशर आया तो 150 पॉइंट से ज़्यादा की कमी थी, और आज की मार्केट में जब बाइंग एक्टिविटी देखी गई तो तकरीबन 200 पॉइंट तक गेन किया, और जिस वक्त सेशन क्लोज़ हुआ तो तकरीबन 37 पॉइंट प्लस में मार्केट क्लोज़ हुई। ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि आज मुख्तलिफ तरह के इन्वेस्टर्स एक मुख्तलिफ इनडिसाइसिवनेस का शिकार थे, फ़ैसला नहीं कर पा रहे थे, कुछ ख़रीदना चाहते थे, कुछ बेचना चाहते थे। ये थी मुख्तलिफ आज की चीज़ें, इम्पैक्ट मुख्तलिफ मार्केट्स का। सबसे पहले देखते हैं आज के आदाद व शुमार। 100 इंडेक्स में 37 पॉइंट का इजाफा हुआ और 37,076 पर क्लोज़ हुआ। 30 इंडेक्स 72 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 21,188 पे क्लोज़ हुआ। ऑल शेयर्स ने 72 पॉइंट्स ऐड किए और 24,800 पॉइंट्स पर क्लोज़ हुआ। जहाँ तक वॉल्यूम का ताल्लुक है तो ऑल शेयर्स में 158 मिलियन का कारोबार हुआ, 100 इंडेक्स में 94 मिलियन का और 30 इंडेक्स में 71 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ। टोटल 334 कंपनीज़ के शेयर्स में आज ट्रेड हुआ, जिसमें से 107 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा हुआ। 197 कंपनियों ने आज रेड जोन देखा और 30 कंपनियां ऐसी थी जिनकी कीमतों में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई। जहां तक वॉल्यूम का ताल्लुक है, दीवान सीमेंट आज वॉल्यूम लीडर रहा, जिसमें 20 मिलियन से ज़्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ। के इलेक्ट्रिक, TRG पाकिस्तान, हब पावर और दीवान मोटर्स वॉल्यूम लीडर्स में शामिल थे। टॉप गेनर्स में बाटा पाकिस्तान, फिलिप्स मॉरिस, पाकिस्तान टोबैको, पैकेजेस और एबट लेबॉर्ट्रीज शामिल थे। जहाँ तक लूजर्स का ताल्लुक है उसमें रफान मेस, यूनिलीवर फूड्स, सीरियल, भारनियो टेक्सटाइल और फेरोज शामिल थे। क्या मार्केट के मामलात हैं, किस तरह से चीज़ें डेवलप हो रही हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, इन सारी चीज़ों पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान हैं मिस्टर इकराम एच मियाँ। मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम सर, वेलकम टू माय प्रोग्राम। थैंक यू। क्या हो रहा है इकराम साहब, ये सारा कुछ जो हाइप, कोई ख़रीद रहा है, कोई बेच रहा है, 150 पॉइंट से ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, जब पॉजिटिव जाती है तो 200 लगभग एवरीथिंग ग्रीन, बाइंग यूफोरिया नज़र आता है, लोग ख़रीद रहे हैं। कोई सेंटिमेंट्स क्लियर आज की मार्केट का नहीं हो पाया, आप किस तरह देखते हैं इसे? मार्केट आई थिंक थोड़ी सी अभी पॉज लेगी। एक तो आखिरी अशरा शुरू हो गया रमज़ान शरीफ का, तो इस अशरे में जनरली क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो उम्रे के लिए चले जाते हैं आखिरी अशरे में, और दूसरा ये कि जो ब्रेक्सिट का हुआ मसला, तो उससे वर्ल्ड मार्केट्स अभी भी आहिस्ता आहिस्ता अब रिकवरी की तरफ जा रही हैं, लेकिन कोई सर्टेनिटी नहीं है कि ये रिकवरी जो है सस्टेनेबल होगी, क्योंकि अभी जो UK है उनकी अभी तो उनसे कोई टॉक्स भी शुरू नहीं हुई। अभी तो वो कह रहे हैं कि हम जाके नया प्राइम मिनिस्टर आएगा तो वो आर्टिकल 50, वो तो लंबा चौड़ा, एटलीस्ट इट विल टेक ईयर्स जी। लेकिन यूरोपियंस जो है वो ये चाहते हैं कि जो ये डिवोर्स है इट शुड टेक प्लेस वेरी क्विकली, क्योंकि दे डोंट वांट कि ये जो लाइक अ कंटेजियन ये चीज़ आगे बढ़े और मुल्कों में, एंड दे वुड लाइक टू पार्ट विद इंग्लैंड, UK के साथ जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलें और एक अच्छी डिसएंगेजमेंट हो आप हो, एंड दे वुड लाइक टू सेट एन एग्जांपल फॉर अदर्स कि भाई डिसएंगेजमेंट जो है छोड़ने की वो कोई इतनी इजी नहीं होगी, इट विल बी पेनफुल फॉर ब्रिटेन। हाथ मिलाना आसान है, हाथ छोड़ना मुश्किल है, आप ये कहना चाह रहे हैं जी। सो दे विल नॉट लाइक कि और जो मुल्क है छोटे छोटे वो होस्टेज मिला लें EU को, यू सी। सो द नेगोशिएशन जो है छोड़ने की, वो आई थिंक EU विल टेक अ टफ स्टांस इन विच। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि होस्टेज बनाने वाली सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही थी? ये हो सकती है ना, देखिए ना ग्रीस से पिछले दिनों बैठ गया था, पोर्चुगल में प्रॉब्लम हुई, इटली में प्रॉब्लम हुई, मुल्कों में, तो दे वुड नॉट लाइक के आगे जाके जो ये जो फ्रांस के सोशलिस्ट हैं, लपेन जो है जी, शी इज़ मेंशनिंग इट भाई कि हमें भी रेफरेंडम की तरफ जाना चाहिए। दे वुड नॉट लाइक कि ये जो चीज़ है एक वबा की तरफ फैल जाए और फिर यूरोपियन यूनियन वो सारी टूट जाए। तो एक वो सिनर्जी है जो उसके एडवांटेज हैं वो ख़त्म हो जाए, डिसइंटीग्रेशन की तरफ नहीं जाना चाहते। दे वुड लाइक टू प्रिजर्व, उसमें मेरा ख्याल है कि स्कॉटलैंड है इज़ रेडी फॉर सेकंड रेफरेंडम, एंड आई एम श्योर कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो
इसमें विद इन ब्रिटिश पॉपुलेशन बड़ा वाइड किस्म का डिवाइड है। अगर आप देखें दोनों जो रेफरेंडम के रिजल्ट्स बड़े क्लोज मार्जिन के साथ में एक तरफ आए हैं। बिल्कुल है। इसमें ओल्डर जो पॉपुलेशन थी उसने साथ दिया लीव कैंप का, और जो यंगर जनरेशन थी दे वांटेड टू स्टे विद यूरोपियन यूनियन, क्योंकि उनके स्टेक्स बहुत हाई हैं विद इंटीग्रेटेड यूरोपियन यूनियन, उसके साथ बहुत वो इंटीग्रेटेड थे। अब उनके अंदर 48% में ज़्यादातर जो तादाद है वो यंग लोगों की है, एंड दे आर सेइंग कि वी आर ओनली 24-23, तुम्हारे तो अभी 60-70 साल पड़े हैं ज़िंदगी के, सो वी वांट टू इंटीग्रेट आवरसेल्फ विद द यूरोप्स, यू नो। और जो ओल्डर जनरेशन थी हु आर 65-70 प्लस, उनके ज़िंदगी के साथ जो है वो 16-17 साल बाकी रह गए। यहाँ 60 है, वहाँ 16 है, तो वो कहते हैं कि वी हैव बीन मेड होस्टेज बाय दीज यू नो ओल्डर जनरेशन हु हैव सीन देयर लाइफ, सो वी वांट टू बिल्ड आवर लाइफ, वी वांट टू बी। एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया है विद इन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा। ये मुझे लगता है कि जो यंगर पॉपुलेशन है ग्रेट ब्रिटेन की, दे कैन रिवोल्ट अगेंस्ट दिस ओल्डर जनरेशन जिन्होंने। और दूसरा, लेकिन क्या इससे ज़्यादा ग्रेट ब्रिटेन के लिए मसाइल ज़्यादा बढ़ नहीं जाएंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे। अगले चंद साल तो आई थिंक यूके विल गो टूवर्ड रिसेशन उनकी, और यूरोपियन यूनियन विल नॉट लाइक टू गिव अवे टू मच कंसेशंस टू दैम। जो टैरिफ्स हैं उनके, इमिग्रेशन है जो, अब इंग्लैंड के लोग भी तो दूसरे मुल्कों में जा सकते हैं। एग्जैक्टली, दे आर मैनी इंग्लिशमैन हु आर लिविंग इन अदर यूरोपियन कंट्रीज। इसी तरह यूरोप के मुल्कों के काफ़ी लोग जो हैं वो आके बस के, जैसे पोलिश हैं, दे मे बी 1 मिलियन पोलिश, बट दे आर मोस्टली इन टेक्निकल एरियाज। पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई थी वक्त के साथ साथ, और जब से यूरोपियन यूनियन उनके कारपेंटर्स हैं, प्लम्बर्स हैं, आपके इलेक्ट्रिशियंस हैं, ये सारी सर्विसेज जो है पोलिश आके कर रहे हैं। इंग्लिशमैन जो है वो मार्जिनलाइज हो गए। तो बस, तो इसका जो है रिप्लिकेशन वो पूरी वर्ल्ड मार्केट में है। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है मार्केट्स जरा ब्रीदर ले रही हैं। तो अभी मैं देख रहा था CNBC पे, जी आज मार्केट्स का रिबाउंड, यूरोपियन मार्केट्स ने रिबाउंड किया है। जारी है, शॉर्ट सेल भी हुई काफ़ी, तो शॉर्ट कवरिंग भी होती है इन मार्केट्स में। लेकिन जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके ख्याल में शॉर्ट सेलिंग को कवर किया गया है या ये टेक्निकल बाइंग थी? आई थिंक शॉर्ट सेलिंग की कवरेज भी हुई है, और कुछ थोड़ा सा ये हुआ है कि जो प्रॉफिट टेकिंग थी उसको करके तो अब कुछ ना कुछ टेक्निकल लोगों ने अपने आप को रिपोजिशन किया है। लेकिन क्या ये रैली की फॉर्म में डेवलप हो सकेगा? मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई वर्ल्ड में कोई रैली वैली नज़र आती है। वो भी अभी बड़े इफ्स एंड बट्स हैं, खास तौर पे यूरोपियन मार्केट्स में जी, यूरोप में। और पाउंड स्टर्लिंग की जो है वो भी बड़ी वनरेबल सिचुएशन है इस वक्त। आज 132 को टच करके अभी 133-20-30 के करीब घूम रहा है, लेकिन पाउंड के अंदर फिर प्रेशर आ सकता है। तो देयर पीपल आर टॉकिंग अबाउट 121 से लेकर 125 तक ये दोबारा टच कर सकता है। दैट्स अ ह्यूज, यू नो, कहाँ 150 था, तो वहाँ से अगर 25 सेंट्स कम हो जाता है तो इट्स अप्रॉक्सीमेटली मोर देन। टोटल लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, टोटल लॉसेस ब्रिटिश इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा हैं। अगर स्कॉटलैंड आगे से अपनी यहाँ से अलग इख्तियार करता है इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे, एंड दे स्टे विद द EU, तो दैट विल बी अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि जो नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी सारा स्कॉटलैंड के साथ लगता है। तो नॉर्थ सी जो है उसकी जो ओनरशिप है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी आगे, कि विल दैट गो टू द स्कॉटलैंड या जॉइंट ओनरशिप होगी, क्या होगा, किस तरह से उसकी जो ऑयल की रिसीट्स हैं वो शेयर होंगी बिटवीन द इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। अच्छा, इसने कुछ ज़्यादा जो ट्रबल क्रिएट नहीं कर दिया विद इन ब्रिटिश पॉपुलेशन? लोगों को क्लियर नहीं है, आप लोगों को डिवाइड नहीं कर सकते उन फैक्शंस में जो कि कह सकें किस साइड पर है। पोलराइजेशन तो बढ़ गई ना। एग्जैक्टली, अब दो कैंप बड़े क्लियर बन गए हैं। एक ओल्डर जनरेशन का, लेबर जो थी उनकी, क्योंकि लेबर पार्टी के ऊपर भी ये आ रहा है जेरेमी कॉर्बिन पे कि ही हैज़ नॉट प्लेड द रोल फॉर रिमेनिंग कैंप। अब उसकी लीडरशिप को चैलेंज हो गया। इधर से बोरिस जॉनसन इज़ लीडिंग कैंडिडेट फॉर न्यू प्राइम मिनिस्टरशिप, बट द नेगोशिएशंस आर गोइंग टू बी वेरी टफ। यूरोपियंस विल लाइक कि हम जितनी जल्दी हो सके इनको ख़त्म कर दें,
लेकिन इकराम साहब, बात यह है कि कोई भी इकॉनमी अकेले में फंक्शन नहीं करती, सारी की सारी सिनर्जीज में कर रही होती है, एक दूसरे के साथ मिली हुई ना वो यूरोप इम्पैक्ट तो सब पे ही आना है, सिर्फ यूरोप अकेला मार नहीं खाएगा, मार खाने वाले सब होंगे। क्या कहते हैं? नहीं, वो तो होगा। देखिए ना, इंग्लैंड का काफ़ी बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है ये EU कंट्रीज। अब EU कंट्री के जो कंसेशंस थे, जो प्रिविलेजेस थे, बीइंग अ मेंबर ऑफ द EU, अब वो प्रिविलेजेस जो हैं और जो कंसेशंस जो हैं वो इंग्लैंड के लिए काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। ठीक है, अब जो लंदन की अपनी अहमियत थी एज ए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, उसको देखना है कि वो किस हद तक, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल मार्केट लंदन की है, उसको बहुत सारे प्रिविलेजेस थे इन ऑल अदर कंट्रीज़ की जो फाइनेंशियल मार्केट थी। अब वो सारे कंसेशन खत्म हो जाएंगे, तो देयर कैन बी एक्सोडस ऑफ बैंकर्स फ्रॉम लंदन टू पेरिस और फ्रैंकफर्ट, तो बहुत सारी जॉब जो है बैंकिंग सेक्टर की, दे कैन मूव अवे फ्रॉम लंदन। यूरोपियन मार्केट चीपर हुई, यूरोपियन मार्केट अट्रैक्टिव हुई। आप क्या समझते हैं, दुनिया भर से इन्वेस्टर उस तरफ नहीं जाएगा जब उसको राइट प्राइसेस मिलेंगी स्टॉक्स में या तमाम मार्केट? अभी तो ये ना कि अभी तो डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो गया अगेंस्ट यूरो एज वेल एज स्टर्लिंग, लेकिन अगर यूरोपियन यूनियन बाकी 27 कंट्रीज कैन स्टे टुगेदर एंड फंक्शन एज अ वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड वन सिंगल एंटिटी, कॉमन मार्केट, तो यूरो जो है वो ऐसा ऐसा वापस अपनी स्ट्रेंथ गेन करेगा बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक फंडामेंटल्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन एज ए होल। लेकिन आप देखें ना, यूरोपियन यूनियन में भी जो बड़े मुल्क हैं इकॉनमीज, वो जर्मनी है, इंग्लैंड है, आपका UK यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस है। फ्रांस के बाद इटली आ जाता है, फिर स्पेन आ जाता है। बाकी छोटे छोटे मुल्क ही हैं, बाकी छोटे छोटे मुल्क हैं जो कि जिनकी इकॉनमी जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है विद दीज 5 बिग इकॉनमीज ऑफ यूरोप। तो डोमिनेंट जो है, सबसे बड़ा तो जो प्रोवाइडर है ऑफ फंडिंग, वो तो जर्मनी है। एग्जैक्टली इससे सारे में जर्मनी के बाद फ्रांस है। जितने भी पास में बेल आउट्स ग्रीस वाले चलते रहे, वो जर्मनी प्लान करता रहा, वही करते हैं, वो चले। तो जर्मनी गोज आउट ऑफ इट्स वे टू कीप द यूनियन टुगेदर। अभी भी उनकी यही होगी कोशिश एंजेला मर्केल की कि हम इसको ठंडे दिलो दिमाग से ये चीज़ करें, और ये जो UK के साथ उनकी पार्टिंग हो रही है, ये जितनी जल्दी हो सके हो जाए, और जो भी उन्होंने डिसीजंस करने हैं एक दूसरे के साथ कि क्या चीज़ें हमें कबूल है एक दूसरे के साथ, वो जल्दी से जल्द हो जाए, सो दैट दे कैन मूव। इकराम साहब, जब भी इस तरह के लड़ाई झगड़े, डिसइंटीग्रेशन या आपस में मसले मसाइल होते हैं तो दोनों पार्टीज लूज़र होती हैं, आई थिंक। लेकिन इसमें मेरा अपना ख्याल है कि लूज़र में UK विल लूज़ मोर। ओके, इसलिए कि UK की करेंसी ऑलरेडी बड़ी, अब देखें ना, UK करेंसी 150 टच कर गई थी बिफोर द पोल्स रिजल्ट स्टार्ट कमिंग, 1.50। सो एवरीबडी थॉट कि जो रिमेन कैंप है विल विन अराउंड 54-55%। तो जो ही ये चीज़ें पोल आने शुरू हुए और ये नज़र आना शुरू हो गया कि लीव कैंप जो है वो है, तो वो 150 से आता उस लेकिन अगर आप फ्लिप साइड देखें, प्रॉपर्टी चीप हुई, दुनिया भर से खबरें आ रही हैं कि लोग इंटरेस्टेड हैं अभी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने। देखो, रियल एस्टेट में तो इसलिए होगा अभी भी थोड़ा बहुत कि चाइनीज़ हैं, सिंगापुरियंस हैं, हांगकॉन्ग वाले हैं, जापानीज़ हैं, बड़े स्टेक्स हैं, इनके जाना चाहते हैं। इनमें चाइनीज़ ओवरवेलमिंगली दे वांट टू कम टू UK टू बाय प्रॉपर्टीज़, क्योंकि वो अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को अपना बेस बनाना चाहते हैं, आगे ग्रो करने के लिए यूरोपियन मार्केट्स में। उनके लिए यह है कि उनकी जो करेंसी है वो स्टेबल है, इन मुल्कों की करेंसियाँ स्टेबल है। पाउंड जो है वहाँ से 18-15-16% अब घट गया है, ठीक है। अब अगर पाउंड यहाँ से 7-8% घटता है तो 20% आप देखें पाउंड विल बी डिप्रिशिएटेड इन जस्ट लेस दैन फ्यू वीक्स। तो वो उनको इनकरेज करता है कि एक चीज़ वो जो ले रहे थे आज कल 100 पाउंड की, वो आज उनको 80 पाउंड में मिल रही है। तो दे टेक दीज काइंड ऑफ प्रॉपर्टी डिसीजन, अपॉर्चुनिटी बाइंग। आपके ख्याल में अपॉर्चुनिटी बाइंग उनके पास होगी? दे ऑलवेज लुक फॉर दिस जी, दे ऑलवेज लुक फॉर गुड। और थोड़ी सी ऊपर से अगर लेट्स कि 10% प्राइस ऑफ प्रॉपर्टीज गिर जाती है, 10% वो और 15-20% का वो, दे आर बाइंग दिस प्रॉपर्टी 25% चीपर। अच्छा, सारी एपिसोड में कुछ लोग कहते हैं चाइनीज़ सोल बेनिफिशियरी हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, चाइना की जो इंग्लैंड के साथ है काफ़ी अच्छी उन्होंने अपनी ट्रेड कर ली है, एंड दे ऑल्सो आर विलिंग टू इन्वेस्ट मनी इन ग्रेट ब्रिटेन, इन UK। तो चाइनीज़ हैं वो समझते हैं
कि ये जो रिमेन कैंप जो है वो लूज़ कर गया है, इट्स नॉट गुड फॉर इंग्लैंड, फॉर द होल। बिल्कुल बिल्कुल, इकोनॉमी में एक भी मुल्क डूबता है तो साथ में बहुत सारे। देखिए आप बात कर रहे थे ना कि स्टेक्स जो है वो किसके लिए ज़्यादा ख़राब होंगे, वो इसलिए अगर इंग्लैंड किसी वजह से ये जो डाइवोर्स है इसको डिले करता है तो इंग्लैंड में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आएगी। और होगा क्या, अगर 2 साल तक कोई अग्रीमेंट नहीं होता इनका तो देयर मेंबरशिप विल बी फिनिश्ड। सही कहा आपने। तो देयर मेंबरशिप इज फिनिश्ड, फिर सारे कुछ भी नहीं उनको मिलेगा। का पॉलिटिकल माइलेज भी तो होता है ना, गवर्नमेंट चाहेंगे किसी भी एक साइड पे पूरे केस को लगाया जाए और उस पर डिसीजन हो, उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाए। नहीं ये नेगोशिएशन विल बी टफ, इट विल बी टफ। यूरोपियंस जो है वो बहुत बिल्कुल ज़्यादा इतने कंसेशन नहीं देना चाहेंगे कभी भी इंग्लैंड को, क्योंकि इंग्लैंड की इकॉनमी पूरे यूरोप इकॉनमी के मुकाबले में बहुत छोटी है। इंग्लैंड की एक्सपोर्ट्स जो है इन मुल्कों को ज़्यादा है देन देयर इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंग्लैंड। इकराम से अपनी बातचीत को हम जारी रखेंगे। नाज़रीन, वी विल बी बैक आफ्टर अ ब्रेक, स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स पे, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, और हमारे साथ मेहमान हैं मिस्टर इकराम एच मियां। जी सर, हम बात कर रहे थे मार्केट्स के ऊपर, कुछ बताइए पाकिस्तानी मार्केट कैसा देखें? आई थिंक पाकिस्तान की मार्केट देखें जी, अगर आप जो ब्रेक्सिट है अगर इसका नेगेटिव असर जो है ये और स्पिल ओवर होता है और बाकी जो मार्केट्स हैं वो नहीं इन्हीं सस्टेन करती फर्दर डाउनवर्ड ट्रेंड, तो पाकिस्तान के ऊपर भी इसका असर तो आएगा डेफिनेटली, सारी इमर्जिंग मार्केट पे आएगा। और दूसरा ये है कि हमें ये देखना होगा कि हमारी जो अपनी ट्रेड और सर्विसेज की गुड्स एंड सर्विसेज की जो ट्रेड है विद यूरोपियन यूनियन और इंग्लैंड और यूके के साथ, वो किस हद तक मुंसलिक है। आपने मार्केट पे इफेक्ट आने की बात की, अगर हम देखें दूसरी मार्केट्स को जो हमारे साथ हैं, इंडिया की मार्केट को देख लें, रिस्पॉन्स आया लेकिन उसके बाद में ग्रीन ट्रेड कर रही है, रिकवर कर गई। लेकिन आज हमारी भी मार्केट है ना 100-200 पॉइंट ऊपर खुल गई थी। आज तो खबर भी थी, अगर अच्छा, आप हमारा देखिए खबर थी IMF ट्रांच वाली जी। नॉर्मली जब ये खबर होती है तो मार्केट इसको सेलिब्रेट नहीं, आप करती देखें है ना हिस्टोरिकली कि हमारे 30 जून इज राइट देयर, तो उसकी वजह से जो हमारे लोकल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स, तो उनकी अब आ रहे हैं, उन्होंने डिविडेंड्स अपने डिक्लेयर करने हैं, रिजल्ट्स डिक्लेयर करने हैं, तो उनके लिए यानी रिडेम्पशन जो होते हैं वो काफ़ी उनको करनी पड़ जाती है, दे हैव टू अपना अलाइन करने, तो रिडेम्पशन भी आती हैं 30 जून को। तो म्यूचुअल फंड की या सादा ज़बान में वो सेलिंग पर आ जाते हैं, पैसा बनाते हैं, उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को उसका एक साइजेबल पोर्शन देना होता है, देना पड़ता है। हाँ, तो एक तो उसका भी असर था मार्केट में, दूसरा जो है कि जो फॉरेन आपकी बाइंग है वो भी थोड़ी स्लो होगी, ओके, ये जो सारी अनसर्टेनिटी आई, फॉरेनर के पास अभी मुख्तलिफ एक थोड़ा सा टाइम फॉरेनर ने बाय कर लिया है, मुख्तलिफ मार्केट्स को देखेगा, इन्वायरमेंट को डेवलप करेगा, एनालाइज करेगा और उसके बाद पोजीशन लेगा। बिल्कुल। तो अच्छा, अब आप देखें कि 1 जुलाई को वैसे छुट्टी होती है बैंकिंग हॉलीडे, फिर 2nd 3rd इज जी, बैंक वाले तो बिल्कुल मौजों में आ गए हैं जिस तरह से। जी ठीक है, 4 जुलाई को बैंक खुलेगा, 5 के बाद फिर छुट्टी हो जाएंगी और ये 10 तक छुट्टियाँ चलेंगी, तो इतना लंबा पीरियड की छुट्टियाँ हैं, तो हमारे जो लोकल लोग अपने पोर्टफोलियो को बाय करते हैं, काफ़ी लोग अपनी प्रॉफिटिंग करके चले भी जाते हैं, डे टू डे जॉबर्स दे आल्सो लीव द मार्केट। ये नटशेल बिजनेस मैकेनिज्म हमारा फिट ही नहीं हो पाता अगर बैंक्स ओपन नहीं हो तो। बिल्कुल, वो भी ना, नहीं, प्लस इतनी लंबी छुट्टियाँ हैं, तो छुट्टियों के अंदर कोई अनसर्टेनिटी पैदा हो जाए, कोई पॉलिटिकल चीज़ स्टॉर्म आ जाए, कोई अपना मुल्क में बहुत बारिशें हो जाएँ, फ्लड्स आ जाएँ, देयर सो मच अननोन फैक्टर्स, कुछ भी हो सकता है, यू नो। आपने बारिशों की बात की, आपने पॉलिटिकल स्टॉर्म की बात की, थोड़ा सा और इस पे बातचीत करेंगे आप? देखिए, पॉलिटिकल स्टॉर्म यू नो कुछ भी आप हो सकता है, अपोजिशन पार्टियां जो है वो ईद के बाद वो भी अपनी तैयारी कर रही होंगी, कुछ ना कुछ पनामा लीक्स के ऊपर चल रही होती है बातचीत, ये हो जाए वो हो जाए, आपस में कोई वो नहीं है, कंसेंसस नहीं डेवलप हो रहा, यू नो। तो इससे कई चीज़ें जो आ जाती हैं, अफ़गानिस्तान के साथ आपका वो, जैसे हम लोग अपना सिक्योर कर रहे हैं बॉर्डर को अफ़गानिस्तान साइड से, कि जी वहाँ पे गेट
बना रहे हैं खैबर के ऊपर आगे लंडी कोतल की साइड। तो इस किस्म की चीज़ें ईरान के अपने चीज़ें चल रही हैं, अफगानिस्तान है, इंडिया भी इधर हमारे यहाँ मुल्क में नेचुरल रीजनल पॉलिटिक्स किस तरह से वो भी चल रही है, किस तरह से आती है, ये किस तरह इफेक्ट वो भी इफेक्ट करती है ना। अब आपके साथ अफगानिस्तान ने पिछले दिनों फायरिंग वूरिंग कर दी, हमारे एक ऑफिसर थे, सीनियर ऑफिसर ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, उनको शहीद कर दिया उन्होंने। तो गवर्नमेंट पाकिस्तान और हमारी फ़ौज को ये बात अच्छी नहीं लगी, और अच्छी है भी नहीं ये चीज़ कि वो हमारे जवानों को या हमारे ऑफिसर्स को इस तरह अटैक करें उनके ऊपर। आफ्टर ऑल हमारी सॉवरेनिटी के अंदर उन्होंने ये चीज़ की। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह की चीज़ें मैं कह रहा हूँ, पोलिटिकल स्टॉर्म किसी किस्म का भी हो सकता है मुल्क में, बाज़ रूलर खुद ही अपने आप को। अच्छा इकराम साहब, हमारे बहुत सारे नाजरीन हमारे प्रोग्राम को इस मकसद के तहत देखते हैं कि हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो बता सकें कि आने वाले दिनों में मार्केट कैसी मार्केट जो है मुझे लगता है कि पाकिस्तान की मार्केट को ज़्यादा इसमें नीचे जाने की इतनी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमारी जो पी वगैरह हैं अभी भी अच्छी हैं, रिज़ल्ट अभी अच्छे आएंगे। आप देखिएगा सीमेंट के रिज़ल्ट बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं, आपकी ऑटो सेक्टर इज़ डूइंग वेरी वेल, आपकी ऑयल कंपनी भी मैं समझता हूँ कि ऑयल अब 50 के पास से घूम रहा है, 48 आज हो गया वापस। तो किसी हद तक तो इन टोटलिटी कमोडिटीज़ ने रिबाउंड किया है दोबारा आज। बैंक्स आपके भी, बैंक्स भी जो मर्जी करें, बैंकों की ग्रोथ चली आ रही है, चाहे यील्ड नीचे चली जाए। ये तो अच्छी इंडिकेशन है, हमारी कंपनीज परफॉर्म कर रही हैं, हमारी कंपनीज ग्रो कर रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि आई डोंट सी कि कोई इस किस्म की चीज़ है कि मार्केट बहुत नीचे चली जाएगी। मार्केट ने करेक्शन तो ऑलरेडी ले ली, थोड़ी बहुत करेक्शन 39,000 से 37 की तरफ तो आएगी ना। तो ये जो पिछले तकरीबन चंद हफ्तों में आपके 2000 पॉइंट तो आपके क्लियर हो ही गए ना। तो अब तो यहाँ से मेरा अपना ख्याल है कि मार्केट में ये है कि ईद के बाद जो है मार्केट जो है वो अपने आप को बाय दैट टाइम ये जो ब्रेक्सिट का है ये भी कुछ सामने आना शुरू हो जाएगा कि टू व्हाट एक्सटेंट आप यानी अदर टू नेक्स्ट 2 वीक्स में कुछ ना कुछ शेप अप सामने आ जाएगी कि जो इंग्लैंड की रूलिंग पार्टी है वो किसको इलेक्ट करती है टू बी न्यू प्राइम मिनिस्टर, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो उसके आने के फ़ौरन बाद ही कुछ ना कुछ बात आगे चलेगी EU के साथ, कि EU वाले तो बिल्कुल डिटर्मिन्ड है कि यार यू शुड एग्जिट एज क्विकली एज पॉसिबल। और पॉजिटिव ट्रिगर अब मार्केट में क्या देखते हैं? पॉजिटिव ट्रिगर जो है आपका बस ये जून के जो रिज़ल्ट हैं ये भी आपके तमाम कंपनियों के 20-25 जून के बाद आने शुरू हो जाएंगे। तो अच्छे रिज़ल्ट्स हैं जिन कंपनियों के उन सेक्टरों के, तो वो मार्केट के अंदर रैली को ट्रिगर कर सकते हैं। फिर आपकी जो अगर इंटरनेशनल मार्केट स्टेबिलिटी आ जाती है तो आई पर्सनली थिंक कि उस स्टेबिलिटी से जो फॉरेन फंड्स हैं जो यहाँ पे एक्टिव रहते हैं दे विल कम बैक अगेन, वो दोबारा अपनी पोजीशन को बिल्ड, क्योंकि MSCI जो है मॉर्गन स्टैनले का वो इंडेक्स ऑल तो उसने। अच्छा आज भी मार्केट की परफॉर्मेंस में देखें तो कुछ चीज़ें बड़ी पॉजिटिव थी। वो कंपनीज जो कि MSCI इंडेक्स में जिनका नाम बोल रहा था उनमें से कुछ कंपनीज ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, कुछ बैंक्स हैं, कुछ दूसरी कंपनीज हैं, ब्लू चिप्स हैं। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब चूँकि ये कंपनियाँ जो हैं ये उस इंडेक्स में आ गई हैं और इंडेक्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अगले साल से शुरू होगी। लेकिन इन द मीन वाइल जो बड़े फंड्स हैं वो इन कंपनियों में से देख के कि कौन सी उनको प्रॉमिसिंग लगती हैं फ्रॉम डिविडेंड यील्ड पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम लॉन्ग टर्म होल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कहाँ वो ज़्यादा गेन कर सकते हैं कैपिटल। क्या हमारी मार्केट को 2 मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड नहीं कर रहा है? वो कंपनियां जो MSCI में जा रही हैं उनकी पी डिफरेंट हो जाएगी, उनको इन्वेस्टर्स मुख्तलिफ तरह से ट्रीट करेंगे और बाकी कंपनीज में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। वो तो ये तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं नहीं कि कंपनी की कितना फ्री फ्लोट है, कंपनी का कितना बड़ा कैपिटल है, कंपनी की जो अपना जो एग्जिस्टिंग पी है वो किस लेवल पे है, कितनी उसमें ट्रेड होती है उस शेयर में। अच्छा इसमें एक और भी ट्रबल है, वो ट्रबल ये है कि एक इन्वेस्टर जिसके पास कम पैसे हैं, थोड़े से पैसों के साथ में इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके तो काबू में शेयर्स नहीं आते, इनकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा हैं। तो वो तो है ना, वो तो फिर अब एक मास है, तो मास के अंदर तो फिर वही आ सकते हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास कैपिटल है, जिनके पास फंड्स हैं। इसीलिए जो ग्लोबल पे आप देखें जो बड़ी डोमिनेंट होते हैं फंड, वही ग्लोबल मार्केट को डोमिनेट कर रहे होते हैं। तो छोटे जो हैं वो जो है बजाय 1000 शेयर लेने के वो 100 शेयर ले सकेंगे।
लेकिन 100 शेयर पे वो बेचारे कितना दिन इंतजार करेंगे। एग्जैक्टली तो ऐसे लोग जो होते हैं वो इन्वेस्टर्स दे लुक एट दोज कंपनी जहाँ उनको कुछ कैपिटल अप्रिसिएशन मिल जाए और वहाँ उनको कुछ डिविडेंड यील्ड मिल जाए, यू नो। तो उसके अंदर ये है कि वो 15-16% का रिटर्न आराम से कमा सकते हैं। और यही मेरा ख्याल है विजडम है कि 15-16% का रिटर्न आप प्लान करें, ना उससे ज़्यादा जब भी आप प्लान कर रहे होंगे तो आप गैम्बलिंग पे बैंक के रेट जो है सेविंग डिपॉजिट के 5-6% पे आगे हुए हैं, बहुत लो हैं इस वक्त, बहुत लो है। तो उस लिहाज से अगर आप 12-13 भी मिला लेते हैं मार्केट से तो यू आर फार अहेड ऑफ रेट्स ऑफ द जो आपको मिल रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर से, बैंकों से। अच्छा, आने वाले दिनों में आप इकोनॉमी को कैसे देखते हैं? बिकॉज अगर इकोनॉमी अगर मॉनेटरी पॉलिसी अपना रुख चेंज करती है तो लोग दोबारा बैंकों में जाएंगे, फिक्स डिपॉजिट में जाएंगे, मार्केट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में कैसा देखेंगे? देखिए इकॉनमी का तो ये है कि इकॉनमी में अगर आप हाई टैक्सेस लगाएंगे और रुपये को स्ट्रॉन्ग रखेंगे और दूसरा आपकी जो एनर्जी है वो आपकी तेज़ी से गैप पूरा नहीं करती, पानी की शॉर्टेजेस है मुल्क में, और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो उसकी जो ग्रोथ है वो एनर्जी के बारे में तो हम बेतहाशा ऑप्टिमिस्टिक हैं। मुख्तलिफ़ तरह के नए नए प्लान्स हमारे सामने अनवील हो रहे होते हैं, ख़बरें सुन रहे होते हैं, लेकिन कब जाके ये सरफेस आउट होते हैं? गवर्नमेंट का तो क्लेम है कि वो 2018 तक दे विल बी सेल्फ सफिशिएंट इन एनर्जी, और आई होप के ये गवर्नमेंट के जो ये क्लेम है ये वाकई सही साबित हो। लेकिन ये भी है कि एनर्जी के साथ साथ जो डिमांड है उसकी वो भी तो बढ़ती जाती है ना। तो अगर आप आज ने प्लान किया हमने इतने 1000 मेगावाट करना है तो हर साल आने वाले दिनों में बढ़ जाएगा। तो देखना ये है कि अभी तक जो मुल्क में लोड शेडिंग वो चल रही है, किसी हद तक अगर 2-4-5 घंटे कम होगी हो तो विच इज़ गुड चलें, अच्छी बात है अगर गवर्नमेंट ने यानी। अच्छा, उसमें शायद इंडस्ट्री ने अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट कर लिया है, अपनी पावर जनरेशन कैपेबिलिटीज़ बढ़ा ली। कंपनी में जो बड़ी कंपनियां थी, बड़ी अपने इंडस्ट्रीज़ थी, उन्होंने तो अपनी पावर जनरेशन अपने खुद ही अपने सोर्सेज से कर ली है। किसी ने कोल पे छोटे 5-10 मेगावाट कोल का लगा लिया, किसी को गैस मिल रही उसने गैस ले ली, किसी ने कहा कि थर्मल अब इतना सस्ता हो गया है कि थर्मल भी वारा खाता है। तो आई थिंक उस लिहाज से तो यानी देखें, लेकिन छोटी फैक्ट्रियाँ जो हैं वो काफ़ी सैकड़ों फैक्ट्रियाँ जो हैं टेक्सटाइल सेक्टर की वो पूरे मुल्क में बंद हो गई हैं, क्योंकि वो उनके लिए वाइबल नहीं था। सबसे बड़ा सेक्टर जो कि पाकिस्तान में डिलीवर कर रहा था, तो वो बंद हो गई है। उसके 2 वजूहत हैं, एक तो ये कि जो इनपुट कॉस्ट है वो बड़ी बढ़ गई हैं उनकी, दूसरा जो उनके ये रीफंड्स थे जो उनको FBR ने इशू कर रहे थे, वो रिफ़ंड उनको कई सालों से नहीं वापस मिल रहे। तो ये रिफ़ंड आर लाइक देयर वर्किंग कैपिटल। अब वो वर्किंग कैपिटल से उससे वो महरूम हो गए हैं और बैंक से उनको पैसे देने को तैयार नहीं है। वो बैंक कहते हैं आप छोटे यूनिट है। इकराम साहब, इंडस्ट्री में तो आप जो कुछ भी बना रहे हैं अगर आप बाहर भेज सकें, एक्सपोर्ट कर सकें तो आपको फ़ायदा मिलता है। लोकली प्रोडक्ट को प्लेस करने में आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलता। नहीं, वो अपनी जगह, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं इसलिए कि जो उनके सेल टैक्स रिफंड्स हैं, जो उनको रिबेट्स मिल रहे थे, चीज़ें थी, अगर वो उनको नहीं मिलेंगी तो, और वो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस रुपीज़ हैं, बहुत ज़्यादा पैसा पाइल अप हो गया, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने उस पैसे को रोका हुआ कि हमने नहीं पे करना। और वो अगर नहीं पे करेंगे तो जो कंपनियां चलाने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है, तो जब आपकी लिक्विडिटी फंस जाती है गवर्नमेंट के पास और वो वहाँ से रिलीज़ ना हो तो उसका इम्पैक्ट तो बेसिक फंक्शन पे आएगा, बेसिक ऑपरेशन तो वो बंद हो रही है। तो छोटी इंडस्ट्री बंद होगी तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है, वो जब बेचारे जो वर्कर्स होते हैं वो फारग हो जाते हैं। बैकबोन बेसिकली कॉटेज। दूसरा आपकी चूँकि करेंसी जो है वो ओवर वैल्यूड है, मैं समझता हूँ 104 रुपये 80 पैसे पे, तो जबकि पूरी दुनिया की करेंसी जो है अब दोबारा डॉलर के अगेंस्ट 10-12% डिवैल्यू हो गई है। तो वो कंपनी जो है बांग्लादेश जैसे है, इंडिया भी ऐसा ऐसा उनकी भी जारी है, 68 के करीब पहुँच गया रुपया इंडियन। तो आई विल से कि हमें बड़ी रियलिस्टिक अपनी जो है एक्सचेंज वैल्यू रखनी चाहिए विच कैन एक्सट्रैक्ट एक्सपोर्ट्स। इकराम साहब, बहुत शुक्रिया हमारे पास आने का और हमसे बात करने का। नाज़रीन, मार्केट में कहा जाता है कि मैन गोज़ बट मार्केट्स स्टेज, यही होता है। लोग आते जाते रहते हैं लेकिन मार्केट्स फंक्शन करती रहती हैं। लोग आते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं, कभी बायर होते हैं, कभी सेलर होते हैं, कभी पोजीशन ले रहे होते हैं, कभी पोजीशन स्क्वायर आउट कर रहे होते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं और वही मार्केट को बनाते हैं। इंपॉर्टेंस इस बात की होती है कि आप मार्केट के डायनामिक्स को समझें,
आप मार्केट में स्टे करें, आप जाने वालों में शामिल ना हों, आप मार्केट के साथ साथ चलें, मार्केट को समझें। इसके साथ ही मुझे याद दें। अल्लाह हाफ़िज़।